हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? मौसम बदल रहा है तो भाई अपना और अपनों का थोड़ा ध्यान रखो। ठीक है, ठंड है तो अपना कैप वगैरह लगा के रखिए। आपके एग्जाम्स भी हैं और आपका थोड़ा सा क्रूशियल टाइम चल रहा है, तो जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। तो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। कार्बन एंड कंपाउंड वाला हम चैप्टर डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमारे कुछ टॉपिक्स रह गए थे। केमिकल प्रॉपर्टीज तक हमने डिस्कस कर लिया था बच्चों। अभी आज हमें जो भी आज का टॉपिक है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो, दो चीजें मैंने आपको बताई थी कार्बन एंड कंपाउंड चैप्टर से, एस्ट्रिफिकेशन और सेपोनिफिकेशन, जो टॉपिक 100% आते हैं। ठीक है, और एक होता है डिटर्जेंट और सोप का डिफरेंस। तो ये कुछ चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इन्हीं को आज डिस्कस करते हैं और ये चैप्टर वाइंड अप करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये स्टार्ट होता है हमारा इथेनॉल से। इथेनॉल क्या है बच्चे? इथेनॉल एक कार्बन का ही कंपाउंड है। ठीक है, तो ये कार्बन का ही कंपाउंड है हमारा, जिसको हम कहते हैं इथेनॉल। इथेनॉल का मतलब क्या है? पहले तो इथेनॉल का मतलब समझो। इथेन प्लस ऑल। देखो क्या है ये इथेन। देखते हैं इसको। इथेन, क्या चक्कर है इसको आज क्यों नहीं चल रहा? एक सेकेंड भाई, मुझे लग रहा है इसको भी थोड़ी ठंड लग गई है। चलिए देखते हैं इथेनॉल का मीनिंग क्या है बेटा। इथेन, तो ये देखो इथेन। पक्का ठंड लग गई है। ये भी आज गड़बड़ कर रहा है। इथेन प्लस ऑल। ठीक है, अब देखो ध्यान से। इथेन का जो फॉर्मूला था वो क्या था? हमने पढ़ा था ना, C2H6। ठीक है, और प्लस ऑल के लिए क्या लगता है? ऑल के लिए लगता है हमारा OH, है ना, OH ग्रुप। तो इथेन में C2H6 हमारा इथेन का फॉर्मूला होता है और OH होता है हमारा एल्कोहल ग्रुप। इसमें से क्या हुआ बेटा? इस 5H6 में से एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया, तो यहाँ क्या बचा? C2H5, और इस C2H5 के साथ कौन आके जुड़ गया? OH। ठीक है, तो क्या बन गया ये? इथेनॉल। याद है आपको, हमने जब आइसोमेरिज्म में पढ़ा था, नोमेनक्लेचर, तो हमने पढ़ा था कि जो OH अल्कोहल ग्रुप होता है, तो इस अल्कोहल ग्रुप के लिए हम क्या यूज करते हैं? ओल, OL, है ना। और कहाँ यूज करते हैं? जो इथेन होता है, उस इथेन का लास्ट वाला ई हम रिमूव करते हैं और उस ई की जगह हम ऐड करते हैं ओल। ठीक है, मीन्स अगर अल्कोहल ग्रुप है तो वी ऐड ओल, अगर एल्डिहाइड ग्रुप है देन वी ऐड एल, है ना, तो इथेनल, इथेनॉल। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है तो इथेनोइक एसिड। ठीक है, कीटोन ग्रुप है तो इथेनॉन। ठीक है, तो ये कब ऐड करते हैं? लास्ट वाले ई को रिमूव करके। तो इस तरह से हमें एक कंपाउंड मिला C2H5OH, जिसका नाम है इथेनॉल, या इथाइल अल्कोहल भी बोलते हैं इसको। अब देखने में कैसा होता है? ये कलरलेस होता है, वॉलेटाइल लिक्विड है। ये कुछ यूज है इसके, और भी आगे डिस्कस करेंगे इसको, कि फ्यूल की तरह यूज होता है, सॉल्वेंट की तरह यूज होता है, मीन सारी चीजें इसमें डिजोल्व हो जाती हैं, मेडिसिन में इसका काम आता है। तो ये तो हुई इसकी जनरल बातें। अब इसका इंपॉर्टेंट है केमिकल प्रॉपर्टीज। ये जो टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज का टॉपिक है। केमिकल प्रॉपर्टीज, जब भी आपने किसी की केमिकल प्रॉपर्टी देखनी हो तो हम सबसे पहले उसको बर्न करते हैं। बर्न कैसे करते हैं? इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, कभी भी केमिकल प्रॉपर्टीज की बात होती है तो केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब हम उसको बर्न कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, राइट। तो C2H5OH जो हमारा इथेनॉल है, उसको हमने क्या किया? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न किया। और हमने पढ़ा था जब भी बर्न किया जाता है तो क्या बनता है हमारा? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब भी हम किसी कंपाउंड को बर्न करते हैं तो क्या बनता है हमारा? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो ये इसकी हुई एक केमिकल प्रॉपर्टी। चलो दूसरा देखते हैं। अगर हम इसकी किसी मेटल के साथ रिएक्शन करा दें, जैसे सोडियम मेटल हमने ले लिया, अब ये है CH3CH2OH। ओ, ये क्या हो गया? हमने तो अभी पढ़ा, ये तो भाई कुछ और ही आ गया। हमने तो इसका नाम ये पढ़ा भाई, अभी तो ये बताया मैम C2H5OH। अब ये नया ही उठा के ले आया। ये क्या हो गया इतना बड़ा सा, ये कॉम्प्लिकेटेड सा नाम CH3CH2OH। बच्चे घबराना नहीं है, ये सेम ही है। देखो CH3CH2OH, सी कितने हैं गिनो? दो हैं, तो हमने लिख दिया C2। H काउंट करो कितनी है? 3 और 2 5, H5 हो गया। और साथ में क्या है? OH, है ना। क्या है साथ में? OH। तो ये क्या बन गया? C2H5OH। तो सेम ही तो है। आज तो ये चल नहीं रहा है प्रॉपर। हाँ, C2H5OH। ठीक है, C2H5OH। ऐसे हम इसको C2H5OH को ब्रेक करके भी लिख सकते हैं CH3CH2OH, या फिर आप सीधा भी लिख सकते हो C2H5OH। ठीक है, अब होगा क्या? अब यहाँ पर हमने क्या किया? इसका ऑक्सीडेशन किया। ऑक्सीडेशन का मतलब याद है ना? ऑक्सीडेशन का मतलब हम इसको ऑक्सीडाइज कर रहे हैं। ऑक्सीडाइज का मतलब होता है कि भाई हम इसमें ऑक्सीजन को ऐड कर रहे हैं। अब देखो क्या बन जाएगा। यहाँ देखो CH3CH2O Na, यानी कि ये जो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन हमारी रिमूव हो जाएगी। देखो ऑक्सीडेशन क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन
या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यही होता है ना। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इस वाली हाइड्रोजन को हमने रिमूव कर दिया। तो क्या बचा इधर से, देखो CH3CH2O, इतना बचा ना, CH3CH2O, और साथ में क्या जुड़ गया, Na। तो क्या बन गया, CH3CH2O Na, है ना। और साथ में क्या निकल गई, H2 गैस। याद है ना H2 गैस की आइडेंटिफिकेशन, पॉप साउंड के साथ बर्न होती है जब हम बर्निंग मैचस्टिक लेकर आते हैं इसके पास। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि C2H5ONA, ये भी एक ही बात होती। या आप लिख सकते हो CH3CH2ONA, दोनों चीजें सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, ये सारी इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज चल रही हैं। अब आप देखो इसका ऑक्सीडेशन, इथेनॉल का ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम इसका जो ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, मतलब कि ऑक्सीजन को ऐड कर रहे हैं। तो इसको देखिए, ये भी वही है। आप बोलोगे मैम इतने कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स, तो बेटा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स नहीं है। आप इसमें ये देखना, कार्बन को काउंट करना, हाइड्रोजन को काउंट करना। कार्बन कितने, 2 कार्बन है। हाइड्रोजन कितने, 3 और 2 5, 5 हाइड्रोजन है आपकी, और OH है। सिंपल भी आप चाहो तो सिंपल भी आप इसको लिख सकते थे, कैसे कि हम लिख लेते C2H5। ओह, चलो देखते हैं, C2H5OH, है ना। यहाँ पर हमने क्या किया, ऑक्सीजन ऐड कर दी। ठीक है, ऑक्सीजन ऐड कर दी। तो अब ऑक्सीजन ऐड करने के बाद क्या बनेगा, देखो बताओ क्या बनेगा। ये हमारा एक एसिड बन जाएगा। कैसे, देखो सबसे पहले यहाँ पर समझो, CH3 एज इट इज आ गया, CH एज इट इज आ गया। क्या हुआ हमारा, ये मिलकर वाटर लिबरेट हो गया। ये देखो, 2H और 1O मिलकर क्या निकल गया, वाटर। यहाँ से समझो, एक कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ देखो, ये मिलकर, यहाँ से देखो, ये क्या निकल गया, वाटर। और ये जो ऑक्सीजन थी वो यहाँ पर आकर ऐड हो गई, CH3COOH प्लस वाटर। अब फिर इसका ऑक्सीडेशन तो हम कंटिन्यू कर ही रहे हैं ना, फिर एक और ऑक्सीजन जुड़ी तो क्या हुआ हमारा, है ना, एक ऑक्सीजन और आ गई, यहाँ पर ऐड हो गई। तो ये क्या बन गया, CH3COOH। आप डायरेक्ट भी इसके से ये वाली इक्वेशन को नोट कर सकते हो। क्या कर सकते हैं हम डायरेक्ट भी इस इक्वेशन से इसको कर सकते हैं सॉल्व। ठीक है, हम डायरेक्ट केवल इक्वेशन मेंशन कर सकते हैं। कैसे, क्योंकि हमारा C2H5OH है, हम इसका क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। तो ऑक्सीडेशन में क्या होगा, हमारा वाटर लिबरेट हो जाएगा और क्या बचेगा, CH3COOH, है ना। क्या बनेगा हमारा, CH3COOH, देखो, CH3COOH, है ना, CH3COOH बन जाएगा, CH3COOH। अब CH3COOH क्या होता है हमारा, एसिटिक एसिड। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एसिटिक एसिड। ठीक है, अब यहां तक एक बार देख लो, अगर लगता है कोई डाउट आ रहा है तो आप मुझे मैसेज करिए। देखिए, सिंपल इसमें हुआ क्या बेटा, जो हमारा इथेनॉल था ना, इथेनॉल जो C2H5OH था, उसमें हमने ऑक्सीजन ऐड किया है। ठीक है, तो ऑक्सीजन देखो 2 हो जाएंगी। यहाँ पर अभी C2H5OH था ना, तो इसमें एक O और ऐड हो गई, है ना, और एक O ऐड हो गई, और क्या निकल गया हमारा, एक हाइड्रोजन लिबरेट हो गई, वाटर लिबरेट हो गया। तो क्या बचेगा इधर, देखो C2 बचे। C कितने हैं, कार्बन कितने हैं, देखो, C कार्बन के 2 मॉलिक्यूल बचे। हाइड्रोजन का कितना बचा, हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन है हमारे पास, और क्या है, 2 ऑक्सीजन है हमारे पास। इस तरह से हमारा ये मॉलिक्यूल बन जाएगा CH3COH। अब यहाँ देखो इसके यूजेस की एंटीसेप्टिक की तरह, याद है आपको, आपके पेरेंट्स वगैरह को होगा पता है, कभी किसी ने देखा हो कि स्कूल्स में ना पुराने टाइम में एक रेड कलर की मेडिसिन लगाई जाती थी, अगर चोट लग जाती है तो उसको हम बोलते थे टिंचर आयोडीन। तो एंटीसेप्टिक की तरह भी काम करता है। कभी चोट लग जाती है तो उसके ऊपर भी हम ये एल्कोहल, जो इथेनॉल है, इसको यूज कर लेते हैं। बेवरेजेस में भी, जो ड्रिंक्स वगैरह बनाने के भी काम आती है यही इथेनॉल। इसके बाद नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है इथेनोइक एसिड। देखो, जैसे हमने इथेनॉल बनाया था ना अल्कोहल ग्रुप लगा के, ये ओइक एसिड लग गया, इसका मतलब यहाँ पर हमने कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऐड किया है। तो वही C2H5 में हमने क्या ऐड कर दिया, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाता है, इथेनोइक एसिड। अभी जो हमने बनाया था ना CH3COOH, इसको हम बोलते हैं इथेनोइक एसिड। इथेनोइक क्यों, क्योंकि इथेन यानी कि 2 कार्बन वाला हमने सब्सटेंस लिया। देखो कार्बन कितने, 2, तो 2 कार्बन से पता लग जाता है कैसा है ये, इथ, है ना, और COOH ग्रुप है, इसका मतलब ओइक, बन गया हमारा इथेनोइक एसिड। इसी को ही हम एसिटिक एसिड कहते हैं। जो घर में विनेगर यूज करते हैं ना, जो विनेगर सिरका हम यूज करते हैं, वो सिरका यही है, एसिटिक एसिड, है ना। और जो फूड प्रिजर्वेटिव में काम आता है, आपके फूड में भी कई कई सारी चीजों में ये यूज हो जाता है। अब इसका देखते हैं रिएक्शन, आगे इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, कि अगर
CH3CH2OH हमने ये बना कैसे है? अभी जो हमने पीछे देखा था ना, जो इक्वेशन फॉर्म में, देखो ये वही है CH3CH2OH। अगर इसका ऑक्सीडेशन कर दे रहे हैं तो क्या बन जाता है हमारा इथेनोइक एसिड, और वाटर अलग निकल जाता है। अभी यही वाली इक्वेशन हमने यहाँ पीछे देखी थी, ये वाली, है ना? तो ये ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? इथेनॉल का। सेम ये वाली इक्वेशन ही है यहाँ पर, आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, ये इजी फॉर्म है इसकी, है ना? और यहाँ पर कर रहे हैं, यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर भी हम ऑक्सीडेशन कर रहे हैं इथेनॉल का। तो इथेनॉल के ऑक्सीडेशन से हमें क्या मिल गया है? इथेनोइक एसिड। आज थोड़ी सी वॉइस गड़बड़ है क्योंकि तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो देख लेना, समझ में मुझे लगता है आ रही होगी। नेक्स्ट देखते हैं, जो मैं बार बार आपको बोल रही थी ना बेटा कि एस्ट्रिफिकेशन एस्ट्रिफिकेशन, मैंने भी इतनी बार ये वर्ड ले लिया है कि आपको ये वर्ड तो पक्का से याद हो गया होगा कि भाई एस्ट्रिफिकेशन, है ना? तो एस्ट्रिफिकेशन क्या होता है? एस्टर का बनना। और एस्टर क्या होते हैं बेटा? स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस, जिसमें से हमें मीठी मीठी सी खुशबू आती है ना? जो ये एस्ट्रिफिकेशन जो परफ्यूम्स वगैरह में भी डलते हैं, तो ये होते हैं हमारे एस्टर्स। बनते कैसे हैं? व्हेन एन एसिड, देखो यहाँ मैंने मेंशन किया इसकी डेफिनेशन, व्हेन एन एसिड एंड अल्कोहल रिएक्ट इन प्रेजेंस ऑफ एनी कैटालिस्ट, तो दे गिव एस्टर। यानी कि जब भी कोई एसिड किसी अल्कोहल के साथ रिएक्शन करता है, तो ये क्या था हमारा? एसिटिक एसिड। ये क्या था? इथेनॉल। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? ये जो हमारा एसिड है, ये एसिड, और ये क्या है? अल्कोहल। ये लिखा ही नहीं जा रहा है इसको। तो एसिड और अल्कोहल जब रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं? हमारे एस्टर। अब देखो बच्चे, बना कैसे है? यहाँ पर जब भी ये रिएक्शन होती है ना एसिड की और अल्कोहल की, तो वाटर लिबरेट हो जाता है, पानी निकाल दो आप इसमें से। पानी कैसे निकाला? पानी ऐसे निकाला, यहाँ से देखो, यहाँ से एक H ले लो और यहाँ से OH ले लो, है ना? तो ये बाहर निकाल दो, एक H और इधर से OH, बाकी जो भी बचा उसको ज्वाइन करके लिख दो। क्या बचा? CH3COO, C2H5, ये आ गया। और वाटर हमने अलग निकाल के लिख दिया। तो ये जो बना ना हमारा CH3COO, C2H5, यही है एस्टर। ठीक है, इसी को ही हम कहते हैं एस्टर, और इसी की ही होती है स्वीट स्मेलिंग। और ये क्योंकि इस रिएक्शन में एस्टर बन रहा है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एस्टेरिफिकेशन। तो एस्टेरिफिकेशन कोई बहुत टफ इक्वेशन नहीं है, एक सिंपल इक्वेशन है एस्टेरिफिकेशन, जिसमें एसिड और अल्कोहल कंबाइन हो जाते हैं और एस्टर मिलता है और वाटर लिबरेट हो जाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए, एसिड हमने लिया एसिटिक एसिड, है ना, CH3COOH, और अल्कोहल हमने लिया C2H5OH। इसमें से वाटर का मॉलिक्यूल निकाल दिया, जो बचा उसको हमने कंबाइन करके लिख दिया, वही क्या था? हमारा एस्टर था। ठीक है, अब देखो ये एक क्वेश्चन भी आ जाता है कि भाई जो एस्टर बना है ना, उससे हम वापस से अल्कोहल कैसे बना सकते हैं? क्वेश्चन पेपर में बोर्ड में रिपीट क्वेश्चन हुआ है कई बार। तो देखो यही है रिपीटिशन, जो एस्टर से वापस अल्कोहल बना देना, या फिर हम कह सकते हैं रिवर्स ऑफ एस्ट्रिफिकेशन। एस्ट्रिफिकेशन का रिवर्स होता है हमारा सेपोनिफिकेशन। कैसे बना सकते हैं? यही जो हमारा एस्टर पीछे बना था ना, CH3COO, C2H5, इसकी रिएक्शन अगर NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कर दें, इनको गर्म कर दें, तो क्या होगा बेटा? देखो C2H5OH, ये देखो C2H5, ये वाला C2H5 और ये OH, ये कंबाइन हो जाएंगे, और बाकी जो बचा उसको कंबाइन करके लिख दो, CH3COO, Na एक साथ आ गया और C2H5OH अलग बन गया। तो क्या बनाना था हमें? ये बनाना था, है ना? इसी से ही देखो एस्टर बना था, अगर आप पीछे ध्यान दो तो C2H5OH से ही एस्टर बना था, और फिर हमने वापस से एस्टर से C2H5OH बना दिया। इसीलिए इसको कहते हैं रिवर्स, है ना? रिवर्स किसका? एस्टेरिफिकेशन का। और एस्टेरिफिकेशन का रिवर्स क्या होता है? हमारा सेपोनिफिकेशन। सेपोनिफिकेशन का मतलब होता है बेटा, जो साबुन वगैरह बनाने के लिए काम आते हैं। तो जो साबुन बनती है ना, है ना, वो सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम की लॉन्ग चेन होती है, इसको भी हम अभी आगे देखेंगे। तो सेपोनिफिकेशन और एस्टेरिफिकेशन आपको मुझे लगता है अब ढंग से समझ में आ गई होंगी कि ये क्या है। सेपोनिफिकेशन यूज इन मेकिंग सोप, साबुन बनाने के काम आती है। अब साबुन क्या है, यहाँ देख लो, साबुन क्या है हमारी? सोप्स आर सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन। किसकी लॉन्ग चेन है बेटा? ये सोडियम और पोटेशियम की। देखो अब यहाँ देखो, C18H35Na2O2, मतलब कितनी सारी लंबी चेन होगी, जिसमें कार्बन के ही 18 एटम लिए गए हैं, जिसमें हाइड्रोजन के ही 35 एटम लिए गए हैं। तो आपको इसको याद करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ मेंशन करिए कि सोप आर सोडियम पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की। बहुत लॉन्ग चेन होती है इस कार्बोक्सिलिक एसिड की। ये डायग्राम आपने प्रैक्टिस करना है, बहुत सिंपल डायग्राम है, मीसल्स का डायग्राम है, बनाने के लिए आ जाता है। ठीक है, इसमें आपने ये बताना है कि ये क्या है? इसका हेड है ना, और ये क्या है? इसकी टेल है। जो जिगजैग है ना, वो टेल है। जो हेड होता है वो क्या होता है? हाइड्रोफिलिक।
हाइड्रोफिलिक का मतलब वाटर लविंग, और जो टेल होती है वो डरती है ना, ऐसे याद रखो, डरती है, इसको फोबिया होता है। तो टेल होती है हाइड्रोफोबिक, यानी कि पानी से दूर रहती है। तो पानी से दूर रहती है तो किसके साथ चिपक जाएगी, ये ऑयल की ड्रॉपलेट के साथ चिपक के, देखो ये ऑयल ड्रॉपलेट के साथ चिपकती है, तो जो डर्ट होती है उसको सारे को अपने अंदर कंबाइन करके निकाल देती है। हेड आप ब्रैकेट में मेंशन करना हेड के कि ये हाइड्रोफिलिक है, और टेल के ब्रैकेट में मेंशन करना ये हाइड्रोफोबिक है। तो ये डायग्राम सिंपल सा है, इसको बनाकर प्रैक्टिस करेंगे। अब देखिए कि साबुन का क्या काम है, यही जो मैंने आपको बताया, क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। सोप के दो एंड है, एक होता है हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक मतलब क्या है, टेल जो क्या करता है वो ऑयल को अट्रैक्ट करता है। हाइड्रोफोबिक क्या है हमारा, टेल, टेल, ठीक है। और हाइड्रोफिलिक एंड क्या है, ये है हमारा हेड, हेड। ये क्या बनाते हैं, मिसल्स बनाते हैं, और डर्ट जो होती है, गंदगी जो होती है, उसको रिमूव करते हैं, हेड। चलिए, ये साबुन के बारे में था। अब ये पढ़ते हैं डिटर्जेंट के बारे में। तो डिटर्जेंट क्या है बच्चे, डिटर्जेंट एक ऐसे सब्सटेंस है जो हार्ड वाटर में भी यूज किए जाते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि कुछ बेनिफिट्स हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसकी, कि जो साबुन है वो सॉफ्ट वाटर के साथ ही फॉर्म बनाती है, लेकिन डिटर्जेंट ऐसे होते हैं जो हार्ड वाटर के साथ भी फॉर्म बना देते हैं। तो देखो यहाँ पर, देखो क्या है, सिंथेटिक डिटर्जेंट कैन बी यूज इवन इन हार्ड वाटर, है ना, जबकि साबुन हमारी नहीं होती हैं ऐसे हार्ड वाटर के साथ यूज नहीं की जाती हैं। और क्यों ऐसा होता है, दिस द रीजन बीइंग दैट कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट इन हार्ड वाटर। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जो हार्ड वाटर है, हार्ड वाटर का मतलब क्या होता है, हार्ड वाटर है क्या, कोई बहुत टफ वाटर है जो टूट नहीं रहा, नहीं। हार्ड वाटर का मतलब कि उस पानी के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस प्रेजेंट हैं। अगर किसी भी पानी के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस प्रेजेंट है तो उसको हम कहेंगे हार्ड वाटर, और जिसके अंदर ये आयंस प्रेजेंट नहीं है उसको हम बोलते हैं सॉफ्ट वाटर। तो यही देखिए, द रीजन बिहाइंड दैट द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस प्रेजेंट इन हार्ड वाटर, वो क्या करते हैं, रिएक्ट विद सोप टू फॉर्म कर्डी व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ठीक है। तो वो उसके साथ एक सब्सटेंस बना लेते हैं, ठीक है। उस सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, स्कम, स्कम बना लेते हैं, जबकि जो डिटर्जेंट है उसके साथ ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पर देखो, ये क्या था, हमने पढ़ा था ना अभी सोप का फॉर्मूला, कैल्शियम जो कार्बन की लंबी चेन थी उसके साथ अगर कैल्शियम रिएक्शन करेगा तो ये देखो कैल्शियम की पूरा एक स्कम बना लिया, मैग्नीशियम ने किया तो मैग्नीशियम का स्कम बना लिया। तो ये होते हैं। तो डिटर्जेंट के साथ ऐसा नहीं होता। आपको ये इक्वेशंस ऐसे याद करने की भी जरूरत नहीं, बस आपने इनके डिफरेंसेस याद करने हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डिफरेंसेस आते हैं। तो सोप क्या है हमारी, सोडियम की या पोटेशियम की लॉन्ग चेन है फैटी एसिड की, सिंपल एक लाइन की आप ये डेफिनेशन याद कर सकते हो। डिटर्जेंट क्या है, दीज आर सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड। ये किसकी थी बेटा, फैटी एसिड की चेन थी, ये सल्फोनिक एसिड की चेन है। सोप कैन नॉट यूज विद हार्ड वाटर, डिटर्जेंट वर्क विद हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर बोथ। ये बायोडिग्रेडेबल होती है, लेकिन डिटर्जेंट का नुकसान अगर पूछ लें तो ये है कि भाई डिटर्जेंट बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं। ये दे टेक टाइम टू डिजोल्व इन वाटर, ये फास्टर डिटर्जेंट है ना, सर्फ है, तो ये पाउडरी फॉर्म में आता है, फटाफट से डिजोल्व हो जाते हैं। तो ये आपने 4 पॉइंट इसके करने हैं। तो यहाँ तक था हमारा ये पूरा का पूरा चैप्टर जो कंप्लीट हो गया है सक्सेसफुली। आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा। नेक्स्ट चैप्टर हम कल स्टार्ट करेंगे। बस मेरी तबीयत थोड़ी बेटर है। आज भी बच्चों के मुझे मैसेज आ रहे थे कि मुझे पता था बच्चे वेट कर रहे हैं, लेकिन मेरी नहीं हो रही थी हिम्मत बनाने की, बट जैसे मुझे थोड़ा सा बेटर लगा मैंने सबसे पहले आपकी ये वीडियो बनाई है। अब नेक्स्ट बच्चे जो चैप्टर भी आपको लगता है टफ है, हम लोग आप मुझे मैसेज कर दो, तो उस चैप्टर को हम स्टार्ट कर लेंगे, और साथ ही में मैं प्रीवियस ईयर का पेपर स्टार्ट करूंगी। तो दोनों ही चीजें आपको मैं कल कोशिश करके प्रोवाइड कराती हूँ। तो दैट्स इट फॉर टुडे। हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू सो मच। और ध्यान रखिए अपना प्लीज, ठंड से बच के रहिए क्योंकि एग्जाम्स है, थोड़ा सा हेक्टिक शेड्यूल है आप लोगों का, अगले महीने एग्जाम्स है, तो थोड़ा ध्यान रखिए अपना। तो टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।